subscribe and share Nalanda Education. Education brings real empowerment. It is the most powerful tool to change the world. Education is power. Education is light of life. Study with Nalanda Education. हेलो गाइस, कैसे हैं आप बच्चों? मैं के चौहान नालंदा इस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी और मैंने सोचा भी था कि मैं जब तक वीडियो अपलोड नहीं करूंगा जब तक 3K सब्सक्राइबर हमारे नहीं हो जाएंगे। खुशी है कि आज 3K सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिए। तो देखिए, शुरुआत करते हैं, आगे कंटिन्यू लेक्चर मिलेंगे अब आपको। तो बायोलॉजी में हम बात कर रहे थे और बायोलॉजी में मैंने शुरू किया था आपका पादप जगत। आप देखेंगे अगर पहले लेक्चर तो आप ध्यान करिएगा कि मैं पढ़ा रहा था जीव जगत का वर्गीकरण, और जीव जगत के वर्गीकरण में मैं मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक की चर्चा कर चुका था। मैंने शुरू किया था पादप जगत, मैंने प्लांटी किंगडम के बारे में बात शुरू की थी। तो ये जो हमारा आज किंगडम है, ये कौन सा है जो आज हम पढ़ने वाले हैं? ये है आपका प्लांटी। तो ध्यान रखिएगा, पादप जगत पर मैं एक लेक्चर आपको दे चुका हूं। देखिए, मैंने बताया था कि पादप जगत को 2 भागों में बांटा जाता है। पादप जगत में पेड़ पौधों को 2 भागों में बांटा जाता है। इस चित्र को हमेशा याद रखिएगा जो मैं डायग्राम बना रहा हूं। एक जिन्हें कहा जाता है क्रिप्टोगेमी, एक होता है क्रिप्टोगेमी, और एक दूसरा होता है जिसे कहा जाता है फेनेरोगेमी। अगर हिंदी में कहें तो इसे बोला जाता है अपुष्पी, ऐसे पौधे जिन पर पुष्प नहीं आते, अपुष्पी। और ये होते हैं पुष्पी, ठीक है, जिन पर फ्लावर आते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन क्यों किया गया? एक्चुअली क्लासिफिकेशन करने का रीजन ये था कि ये जो क्रिप्टोगेमी है, इसमें वो पादप जगत की वो प्रजातियां आती हैं जिनके फंक्शन इनसे पूरी तरह अलग हैं। एक्चुअली ये जो आपको आज दिखाई दे रहे हैं फेनेरोगेमी, ये वो पेड़ पौधे हैं जो आज हम देख पाते हैं प्रॉपर तरीके से, जो रियल में ट्रू ट्री हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, बड़े हैं बहुत ज़्यादा, जो हम वृक्ष देखते हैं, वो फेनेरोगेमी में आते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म पौधे थे जो पहले जलीय क्षेत्रों में विकसित हुए, छोटे थे, जलीय फर्न थी, इस प्रकार के जितने भी आते हैं वो आते हैं क्रिप्टोगेमी में। आगे समझते हैं। एक्चुअली क्रिप्टोगेमी मैंने बताया था, इसका नाम ही इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके अंदर जो प्रजनन की प्रोसेस होती है, अर्थात मैं कहूँ कि जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, उसे समझना मुश्किल है क्रिप्टोगेमी में। एक्चुअली क्रिप्टोगेमी को भी 3 भागों में बांटा जाता है। इसमें सबसे पहले वाले होते हैं जिन्हें कहा जाता है थैलोफाइट, इन्हें कहा जाता है थैलोफाइट। और ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो केवल ऐसा नहीं है कि केवल जो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके लिए ही ये सेटिस्फैक्ट्री वीडियो है, नहीं। बाकी जो नीट वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी हद तक उन बच्चों को भी इससे हेल्प मिल सकती है। फिलहाल मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसी में आते हैं क्रिप्टोगेमी में, एक होते हैं थैलोफाइट, दूसरे होते हैं जिन्हें कहा जाता है ब्रायोफाइट, और तीसरे होते हैं जिन्हें कहा जाता है टेरिडोफाइट। तो देखिए, इधर हम बाद में बात करेंगे। फेनेरोगेमी में जो पुष्पी होते हैं उनमें बाद में बात करेंगे। उसमें भी 2 होते हैं, एक होते हैं आपके जिन्हें कहा जाता है जिम्नोस्पर्म और एक होते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म या आवर्तबीजी या अनावर्तबीजी, तो वहां पर हम बात करेंगे। अभी मैं लिख देता हूं। इसमें एक होते हैं जिन्हें कहा जाता है जिम्नोस्पर्म और एक होते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। इन्हें कहते हैं अनावर्तबीजी, इसे कहते हैं आवृतबीजी, इसे कहते हैं अनावृतबीजी। ऐसे पौधे जिनके बीज नग्न होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ना पेड़ जिनके ऊपर जो बीज होते हैं उनके ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता, जैसे चीड़ हो गया, ऐसे ही रेडवुड हो गया, बहुत सारे हैं, एक नहीं है, सब एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा। और दूसरे आते हैं एंजियोस्पर्म, या जिन्हें कहते हैं हम आवृतबीजी। एक्चुअली ऐसे बीज जिनके ऊपर आवरण होता है। आप जैसे देख लीजिए
हम बात करें तो मैंगो की, मैंगो देख लीजिए, मैंगो में क्या होता है कि जो अंदर बीज होता है उसके ऊपर आवरण होता है। अगर आपको वो बीज चाहिए तो उसके लिए पहले उसे आवरण को उतारना पड़ेगा, तभी जो है वो आपको बीज मिलेगा। लेकिन चीड़ वगैरह में आपने देखा होगा वो ऐसे ही खुले बीज होते हैं, ऊपर से कोई आवरण नहीं होता। तो ये जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है उसकी बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं क्रिप्टोगेमी की। तो क्रिप्टोगेमी में सबसे पहले आते हैं थाइलोफाइट, थैलोफाइट जिन्हें हम कहते हैं। और थैलोफाइट मैंने बताया था कि पादप जगत में इस पृथ्वी पे सबसे पहले आने वाले जो हैं वो थैलोफाइट हैं। देखिए, अगर हम पूरे जीव जगत की बात करें तो जीव जगत में सबसे पहले जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके बैक्टीरिया। लेकिन प्रॉपर अगर पादप जगत की हम बात करते हैं तो पादप जगत में आते हैं थैलोफाइट, और थैलोफाइट में बात की जाती है शैवालों की, शैवाल। थैलोफाइट में आते हैं शैवाल, शैवाल। और शैवाल के बारे में अच्छे तरीके से मैं बता चुका हूं इससे पहली वाली वीडियो में। इससे पहली वाली वीडियो में मैं थैलोफाइट के बारे में अच्छे से चर्चा कर चुका हूं, देख लीजिएगा। मैंने बताया था भाई शैवाल किस प्रकार की संरचना होती है शैवालों की। मैंने आपको बताया था इन्हें थैलोफाइट इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है, इनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर वो थैलस प्रकार की होती है। मतलब इस प्रकार का कोई भी डिस्क्राइब नहीं होता कि अलग रूट है, ये स्टेम है या ये लीव है। मतलब जड़, तने, पत्ती में कोई बंटवारा नहीं होता, देखने में एक ही संरचना आपको लगेगी। और शैवाल छोटे से लेकर काफी बड़े तक होते हैं, मतलब कुछ सेंटीमीटर से लेकर के कई मीटर तक के होते हैं। और मैं शैवालों के टाइप भी पढ़ा चुका था, लाल शैवाल, भूरे शैवाल, हरे शैवाल, ये सब मैं बात कर चुका था थैलोफाइट में। बच्चों अब मुझे बात करनी है ब्रायोफाइट, इंपॉर्टेंट है। तो पहली वाली वीडियो को देख करके ये कंप्लीट करने वाला थैलोफाइट। अब मैं बात करूंगा ब्रायोफाइट के बारे में, तो समझने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूं। देखिए, मैंने बताया थैलोफाइट के अंतर्गत आते हैं शैवाल। शैवाल जो प्रॉपरली डेवलप हुए, ये डेवलप हुए हैं आपके किसके अंतर्गत, पानी के अंतर्गत। लेकिन अब क्या हुआ, थैलोफाइट ने अपने को थोड़ा चेंज किया। थैलोफाइट थोड़ा स्थल की ओर आना शुरू हुए, अर्थात थैलोफाइट पहले जल में थे, ये स्थल की ओर आना शुरू हुए। प्रॉपर स्थल में तो नहीं आए, लेकिन एक ऐसी जगह आए जो काफी ज्यादा जहां पर मॉइस्चराइजर होती है, या मैं कहूँ एक तरीके से सैडी क्षेत्र हो या डैम्प क्षेत्र हो, यानी थोड़ा सा जलीय भाग। प्रॉपर जलीय तो ना हो लेकिन थोड़ी सी नमी भूमि। तो इन्होंने थैलोफाइट ने ही अपने को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, और ऐसे में ये किस ओर बढ़े, नमी की ओर। मैं ऐसे कह दूं कि जलीय भागों से थोड़ा सा बाहर की ओर आना इन्होंने शुरू किया। तो ये जो बाहर की ओर ये क्षमता उगने की जो विकसित हुई है, ये जो पौधे हैं इनको रखा जाता है ब्रायोफाइट में। लेकिन केवल इस एक विशेषता के कारण से हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। और क्या क्या चीजें हैं इस बात को समझिएगा, बात करते हैं। तो मैंने कहा ये ब्रायोफाइट जो हैं ये पूर्णतः सागर में तो नहीं होते। मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा पानी होगा तो बहुत ज्यादा पानी में पाए जाएंगे, नहीं, बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा पानी जहां पर होगा वहां पर ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको चाहिए ऐसा स्थान जहां पर थोड़ा सा पानी हो, मतलब थोड़ी नमी हो, छाया हो, ऐसी जगह पर ये उग जाते हैं। लेकिन एक विशेष बात है जो ध्यान रखिएगा, भले ही ये स्थल पर उग जाएं, अर्थात भले ही ये स्थल पर पैदावार इनकी हो जाए, लेकिन प्रजनन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें जरूरत है वाटर की। मैं कह सकता हूं कि वाटर नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन, मतलब पानी की जरूरत है, जल की आवश्यकता होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, जल की आवश्यकता। तो देखिए ये जो ब्रायोफाइट के पौधे होते हैं ये आपके दोनों पर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब कि जल पर भी और स्थल पर भी। स्थल पर सामान्यतः रहते हैं, और स्थल पर किस क्षेत्र पर रहते हैं, जहां पर नमी हो, जहां पर छाया हो, वहां पर ये रहते हैं। ज्यादा लंबे नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं। आपने देखा होगा जहां पर नमी वगैरह होती है वहां पर पत्थरों के ऊपर ये इस तरीके से जम जाते हैं, वहां के सरफेस के ऊपर ये फैल जाते हैं। कुछ छोटे छोटे पेड़ नुमा होते हैं, पौधे नुमा होते हैं, कुछ बिल्कुल जो है वो नीचे जमीन पर सरफेस पर फैले हुए होते हैं। ये स्थल पे पाए तो जाते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन तभी होता है जब वर्षा ऋतु आती है, जब रेन सीजन आता है, तो उस समय ये फर्टिलाइजेशन होता है इनमें, और तभी इनकी पूरी लाइफ साइकिल पूरी होती है। तो थैलोफाइट सागर में रहते हैं, जल में ही रहते हैं, और जल में ही अपना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरी करते हैं, पूरा लाइफ साइकिल पूरा करते हैं। लेकिन ब्रायोफाइट जो है ये स्थल पर रहते हैं, लेकिन अपनी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जल में पूरी करते हैं। चूंकि पादप जगत में सबसे पहले
स्थल पर आने वाले जो पौधे थे वो ब्रायोफाइट थे, और यही कारण है कि इन्हें क्या कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए इस बात पे, पादप जगत का उभयचर, एम्फीबियन ऑफ प्लांट, पादप जगत का उभयचर। तो ये जो है वो आपके पूरे प्लांटी किंगडम में क्या कहलाते हैं, एम्फीबियन कहलाते हैं, उभयचर कहलाते हैं। आप जानते होंगे उभयचर कौन होते हैं। हम कहते हैं उभयचर वो होते हैं जो जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं। नहीं, कहने का मतलब ये नहीं होगा कि जो जल में रह रहे हैं और स्थल में रह रहे हैं वही उभयचर हो गया। मैं कहूँ बत्तख, क्या उभयचर है? भाई बत्तख जल में भी रह लेती है, स्थल पे भी रहती है, क्या उभयचर है? नहीं, हम उसे उभयचर नहीं बोलेंगे। रीजन क्या है कि अगर वो जल में ना भी जाए तब भी उसका फर्टिलाइजेशन हो सकता है, लेकिन मेंढक एक उभयचर है। मेंढक जो है वो एक एम्फीबियन है एनिमल किंगडम का। क्यों है समझिएगा। एक्चुअली मेंढक कितने ही हमारे घर में हों, वो स्थल में रहें और वो पानी में ना जाएं तो उनमें कभी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। फर्टिलाइजेशन के लिए मेंढक को जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है, इसलिए ही हम मेंढक को रखते हैं उभयचर में। इसी प्रकार से अगर हम कह रहे हैं कि पादप जगत के उभयचर हैं ब्रायोफाइट, तो ब्रायोफाइट को उभयचर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये रहते स्थल पर हैं, लेकिन स्थल में भी कहां पर, जहां पर नमी हो, छाया हो, डैम्प क्षेत्र हो, वहां पर रहते हैं, लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन के लिए, प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसलिए ब्रायोफाइट पादप जगत का क्या कहलाते हैं, उभयचर कहलाते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, सबसे पहले पादप जगत में स्थल पर आने वाले जो थे वो ये ब्रायोफाइट ही थे, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद में आगे बात करें ब्रायोफाइट के बारे में, तो देखिए जो ब्रायोफाइट होते हैं, जो ब्रायोफाइट की संरचना होती है वो भी ऐसा नहीं होती कि आप तने को अलग से देख लें या जड़ को अलग से देख लें या फिर पत्तियों को अलग से देख लें। मतलब कि जैसे शैवाल होते हैं उसी प्रकार की संरचना इनकी भी होती है। जैसे आज का अगर हम पेड़ देखें, आम का पेड़ देखें, उसका तना अलग होता है, जड़ अलग होती है। इनमें ऐसा नहीं होता। ब्रायोफाइट में आप क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते कि भाई ये स्टेम है, ये रूट है, ऐसा आप क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। फिर भी अगर आप देखोगे एक छोटे से ब्रायोफाइट को, आप देखोगे किसी भी पौधे का, मान लीजिए मैंने ब्रायोफाइट में ये कोई एक पौधा ले लिया, तो एक्चुअली ये जो पौधा है इसमें नीचे जड़ जैसी संरचना तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये जड़ नहीं है। रियल में जो ब्रायोफाइट में जड़नुमा रेसे होते हैं, ये रेसे हैं छोटे छोटे, ये जो जड़नुमा रेसे दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहा जाता है राइजोइड। इन्हें राइजोइड कहते हैं, राइजोइड। तो ध्यान रखिएगा, प्रॉपर रूट नहीं पाई जाती ब्रायोफाइट में, प्रॉपर स्टेम नहीं पाया जाता, इसी प्रकार से प्रॉपर लीव नहीं पाई जाती, पत्ती नहीं पाई जाती हैं। इतना कह सकता हूं कि धागे नुमा संरचना जड़ के स्थान पर होती है, जिन्हें राइजोइड कहते हैं। क्योंकि राइजोइड जो हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं ले पाते मृदा से, जिसके चलते ब्रायोफाइट का आकार बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। जो ये आज के पेड़ पौधे होते हैं इनका आकार इतना बड़ा होता है क्योंकि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा सा समझिएगा वेस्कुलर टिश्यूज होते क्या हैं। एक्चुअली आपने पढ़ा होगा प्लांट किंगडम में ही, जब आपने पढ़ी होगी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, तो वहां पर आपने जाना होगा कि पेड़ पौधों में वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। जाइलम और फ्लोएम का नाम आपने सुना होगा। जाइलम इस प्रकार के टिश्यूज हैं जो जल वगैरह को मृदा से अर्थात जड़ से कहां तक पहुंचाते हैं, पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक यानी पत्तियों तक पहुंचाते हैं। उसी प्रकार से पत्तियों के द्वारा जो तैयार भोजन होता है उसका पूरे के पूरे वृक्ष में जो डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करते हैं वो करते हैं फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम ये दो नाम आपने सुने होंगे। इन्हें वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। इन्हें ये वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम क्या करता है, अगर कोई इस प्रकार से आपको पेड़ दिखाई दे रहा होगा तो जाइलम यहां से यहां तक जल वगैरह जैसी चीजों को लेकर के जाएगा, और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो पत्तियों में भोजन तैयार होता है उसे पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ये दोनों काम होते हैं जाइलम और फ्लोएम के। मैं बात कर रहा था ब्रायोफाइट के बारे में, तो मैंने आपसे क्या कहा, ब्रायोफाइट, ये ब्रायोफाइट बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं।
बड़े ना होने का मेन रीजन क्या है? पहला रीजन तो मैंने बता दिया, जड़ नहीं होती, प्रॉपर जड़ नहीं होती, प्रॉपर रूट नहीं होती, उसकी जगह पर क्या होते हैं? राइजोइड होते हैं। और दूसरा रीजन मैंने बताया कि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं, जाइलम और फ्लोएम भी इसमें नहीं होते हैं, फ्लोएम नहीं होते हैं। तो इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा ब्रायोफाइट के बारे में। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहली बार, ब्रायोफाइट पादप जगत के ऐसे पौधे हैं जो स्थल पर सबसे पहली बार आए। ये रहते स्थल पर हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में जहां नमी होती है, जहां छाया होती है, लेकिन प्रजनन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए इनको आवश्यकता होती है पानी की, जल की आवश्यकता होती है। इसलिए इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांटी किंगडम भी कहा जाता है, अर्थात पादप जगत के उभयचर भी कहा जाता है। इनमें वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, जाइलम फ्लोएम नहीं होते, प्रॉपर इनका जो शरीर है वो प्रॉपर जड़, तने व पत्तियों में विभक्त नहीं होता, इसलिए ये भी थैलस प्रकृति का होता है। जैसे थैलोफाइट मैंने आपसे बताए थे, उसी संरचना के होते हैं ये, तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें ब्रायोफाइट के बारे में, तो एक्चुअली ये जो ब्रायोफाइट हैं ये दो भागों में बटे हुए होते हैं। इन्हें दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं जिन्हें कहा जाता है लीवरवर्ट, एक होते हैं जिन्हें कहते हैं लीवरवर्ट, और ये दूसरे होते हैं जिन्हें कहा जाता है मॉसेस, जिन्हें मॉसेस कहते हैं, लीवरवर्ट और मॉसेस। इन दोनों में ज्यादा अंतर तो नहीं, बस ऐसे कुछ आ सकता है। लीवरवर्ट या मॉसेस ये किस प्रकार के हैं या किस प्रकार के पादपों में आते हैं? तो ये आते हैं ब्रायोफाइट में आते हैं। अभी मैं एक आध क्वेश्चन पे चर्चा करूंगा, आप उसको जरूर बताइएगा। तो लीवरवर्ट और मॉसेस में अंतर क्या है? देखिए, जो लीवरवर्ट है, होता क्या है कि ब्रायोफाइट में मैंने बताया जो पौधे हैं बड़े छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो एक्चुअली लीवरवर्ट में उस प्रकार के पादप आते हैं जो हॉरिजेंटल फैलते हैं। जैसे मान लीजिए सतह है, तो ये क्या होंगे? इस सतह के ऊपर इस प्रकार से फैलेंगे, सतह के ऊपर ऐसे। जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी किसी प्रकार का वो मलमली चादर सी डाल दी हो किसी भी सरफेस पे, इस तरीके से फैलेंगे ये। तो ये जो इस तरीके से फैलने वाले पादप होते हैं, प्लांट होते हैं, ये लीवरवर्ट में आते हैं। और लीवरवर्ट किसके अंतर्गत आया? ब्रायोफाइट के अंतर्गत। ऐसे बात करूं मैं मॉसेस की, तो मॉसेस जो होते हैं वो हॉरिजेंटल ना फैल करके वर्टिकल, मतलब कि ये अगर स्थल है तो ये ऐसे ऊपर की ओर उठते हैं, बहुत छोटे होते हैं, मतलब इतने बड़े तो नहीं कि जैसे पूरा वृक्ष बन गया हो, छोटे होते हैं नीचे, लेकिन ये वर्टिकल होते हैं और ये हॉरिजेंटल फैले हुए होते हैं ऐसे। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो ब्रायोफाइट हैं ये भले ही छोटे हों, ये जो मॉसेस ब्रायोफाइट हैं ये भले ही छोटे हों, लेकिन संरचना तो वृक्ष जैसी है। इसलिए इनको मैं कह सकता हूं कि जो आज के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं उनका एक तरीके से प्रिमेटिव माना जाता है, मतलब उनका पूर्वज ही माना जाता है कि सबसे पहले जो वृक्षों का सूक्ष्म रूप सामने आया वो रियल में कौन आया? वो आए ये मॉसेस आए सामने। इसके बाद क्या हुआ? ब्रायोफाइट के बाद में थोड़ा और सुधार हुआ, और उसके बाद जो आते हैं अगले वो आते हैं टेरिडोफाइट। एक मैं इन तीनों पर ही, यानी थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट पर एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मैं डिस्कस करूंगा इनमें मेन डिफरेंस क्या क्या है, तो उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। लेकिन फिर भी, और मैं फिर से कह रहा हूं इन चीजों को आप समझ लीजिएगा, क्योंकि हर क्लास में ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं, और खासकर जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था बच्चों को तब भी शायद जो है वो इन चीजों पर डिस्कस नहीं हो पाई थी। तो मैंने आपसे कहा कि पादप जगत का एक भाग है जिसे कहा जाता है क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी, और क्रिप्टोगेमी में मैंने तीन बताए। एक सबसे पहला थैलोफाइट, जिसमें चर्चा करते हैं शैवाल की। दूसरे ब्रायोफाइट, इनमें आते हैं लीवरवर्ट, अर्थात जो सतह के हॉरिजेंटल रहते हैं, और दूसरे हैं आपके मॉसेस या मॉस बोलते हैं इसे, मॉसेस। अब तीसरा है इंपॉर्टेंट, और उन्हें कहा जाता है टेरिडोफाइट।
तीसरा है जिसे कहा जाता है टेरिडोफाइट। तो देखिए अगर हम बात करें टेरिडोफाइट के बारे में, तो देखिए पादप जगत में मैंने बताया पादप जगत के दो भाग हैं, एक है क्रिप्टोगेमी और एक है जिसे कहा जाता है फेनेरोगेमी। इस पे तो हम बाद में ही बात करेंगे, एक क्रिप्टोगेमी एक फेनेरोगेमी। सबसे पहले जो पादप सामने आए दैट्स कॉल्ड इज क्रिप्टोगेमी, और जो ये सबसे पहले आए क्रिप्टोगेमी सामने, उनमें भी सबसे पहले थे थैलोफाइट, जिनमें हम बात करते हैं शैवालों की। शैवाल 3 प्रकार के होते हैं, लाल हो गया, हरा हो गया और भूरा हो गया। इनके सबके महत्व वगैरह वो सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। थोड़ा सा सुधार हुआ चीजों में, ये पूर्णतः जल में रह रहे थे, ये स्थल में आए पहली बार। ब्रायोफाइट, इनमें भी 2 प्रकार के हुए, लीवरवर्ट और मॉसेस। क्या क्वालिटी है ब्रायोफाइट्स की वो मैं आपको बता चुका हूं। बात है टेरिडोफाइट, थोड़ा सा और सुधार हुआ, मतलब ब्रायोफाइट के बाद में जो अगले आते हैं वो है टेरिडोफाइट। क्या चेंज हुआ इस बात को समझिएगा। पहला चेंज देखेंगे, जो थैलोफाइट हैं और ब्रायोफाइट हैं, इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिफाइन नहीं है, रूट में, स्टेम में, लीव में, मतलब क्लियर नहीं है, क्लियर क्लासिफिकेशन ही नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि टेरिडोफाइट जो हैं ये ऐसे हैं जिसमें हमें ट्रू रूट दिखाई देती है, ट्रू स्टेम दिखाई देती है और ट्रू लीव्स दिखाई देती है। मतलब कि हमें ये संरचना तीनों दिखाई दे जाती हैं, तना भी हमें दिखाई दे जाएगा, जड़ भी दिखाई दे जाएगी और साथ ही साथ पत्तियां भी दिखाई दे जाती हैं। तने को इसमें जो कहा जाता है टेरिडोफाइट में वो राइजोम कहा जाता है, राइजोम। तो एक्चुअली अब राइजोम तो एक तना ही होता है, तने का एक टाइप है राइजोम, जैसे जिंजर में जो होता है वो तना राइजोम ही होता है, बट ये थोड़ा उससे अलग है। तो तना होता है उसे राइजोम कहा जाता है टेरिडोफाइट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज ये देखिएगा कि टेरिडोफाइट पौधे वो होते हैं जो अलग अलग क्लासिफाइड हैं, मतलब उनकी संरचना में तना अलग दिखाई दे रहा है, जड़ अलग दिखाई दे रहा है, पत्तियां अलग। मैं ऐसे एक चित्र बना दे रहा हूं, ये इस तरीके से, यहां पर ये भी छोटे हैं। अब ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा छोटे, ठीक है, छोटे भी हैं लेकिन बड़े तक भी हैं। इनको हमें देखने के लिए हमें 1 फीट या 1.5 फीट तक देखने के लिए मिल सकते हैं। एक चीज में नहीं, बहुत चीज में इनका उपयोग होता है, खाने में भी इनका उपयोग होता है। साथ ही साथ हम सजावट के लिए अनेक प्रकार के गमलों में पौधे लगाते हैं। तो गमलों में मैक्सिमम पौधे जो होते हैं ना, वो ध्यान रखिएगा वो सब कौन से होते हैं, मैक्सिमम टेरिडोफाइट होते हैं, मैक्सिमम टेरिडोफाइट होते हैं। बात है कि भाई टेरिडोफाइट में ये तो हमें पता चल जाएगा कौन सी जड़ है, कौन सा तना है और कौन सी पत्तियां हैं। मतलब इनकी संरचना थैलस प्रकार की नहीं होती है, सब चीज क्लासिफाइड होती है। उसके अलावा थैलोफाइट को जल की जरूरत है प्रॉपर, ब्रायोफाइट को कम जल की जरूरत है। लेकिन जो आपके टेरिडोफाइट होते हैं, मैं कह सकता हूं ये पूर्णतः स्थल पे आ चुके हैं, अर्थात इन्हें तो बहुत थिन लेयर चाहिए, बिल्कुल एक वाटर फिल्म होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये सतह है, तो सतह पर बस हल्का सा पानी हो, बस उसमें ये सरवाइव कर जाएंगे। बहुत ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा पानी हुआ तो ऐसे में ये खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ज्यादा पानी में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। होता भी है, घर की सजावट के लिए जो गमले लाते हैं उसमें जो पौधे होते हैं एक्चुअली वो टेरिडोफाइट्स होते हैं। तो वो टेरिडोफाइट्स में अगर हम ज्यादा पानी डालते हैं तो वो बेकार हो जाते हैं। इनको बहुत एक फिल्म वाटर लेयर चाहिए होती है, बहुत पतले पानी की लेयर ही की जरूरत होती है, बहुत कम पानी की जरूरत होती है। ब्रायोफाइट को थोड़ी ज्यादा, थैलोफाइट को बहुत ज्यादा, ये तो पानी में ही सर्वाइव करते हैं। तो देखिए पहली चीज क्लासिफाइड होते हैं स्टेम में, रूट में और लीव्स में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इनको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, इनको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, चीज ध्यान रखिएगा। और एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि टेरिडोफाइट बड़े हैं ब्रायोफाइट और थैलोफाइट से। तो आप कहेंगे बड़े क्यों हैं, तो मेरा कहना होगा पहली तो कि जड़ जो है वो अच्छे से डिफाइन होती है इनमें, और दूसरी बात इनमें वैस्कुलर टिश्यूज उपस्थित होते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज का मतलब हो गया जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। तो ध्यान रखिएगा जाइलम और फ्लोएम जो है वो उपस्थित होता है किसमें, टेरिडोफाइट में। तो टेरिडोफाइट, थैलोफाइट और ब्रायोफाइट से लेटेस्ट प्लांट में वर्जन है एक टेरिडोफाइट, और मैंने बता दिया ये इन चीजों में डिफाइन होते हैं, उनमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो क्या होता है, उपस्थित होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।
सबसे बड़ी बात तो मैं ये कर सकता हूं कि इसमें सबसे प्रमुख चर्चा की जाती है फर्न। आपने अनेक प्रकार की फर्न का नाम सुना होगा, जैसे एजोला भी एक जो है वो फर्न है, बहुत सारी फर्न होती है। एक्चुअली इसमें टेरिडोफाइट्स में काफी ज्यादा भाग बांटे गए हैं, जैसे आपका टेरेपोसीडा हो गया या इसी प्रकार से आपका सिप्लोसीडा हो गया, तो ये इसमें भाग है, वो जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ने की जरूरत है उतना कुछ। तो फर्न वगैरह की चर्चा इसमें ही करी जाती है, जैसे एग्जांपल एजोला। एक्चुअली एजोला एक जलीय फर्न है, जलीय फर्न है, और ये जो जलीय फर्न है ये किसमें आती है, टेरिडोफाइटा में ही आती है। तो तीनों वर्ग में मैं चर्चा कर चुका हूं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट पर के बारे में। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन पर चर्चा कर लें। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। इसमें कथन है, एक सबसे पहला है, एक सवाल ब्रायोफाइट होते हैं। नंबर 2, ब्रायोफाइट्स पादप में वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर ऊतक उपस्थित होते हैं। नंबर 3, फर्न टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत आती हैं। नंबर 4, लीवरवर्ट व मॉसेज या मास थैलोफाइट वर्ग में आती हैं। अब एक्चुअली ये मैंने 4 कथन दिए हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखते हैं एक बार। सबसे पहला मैंने बताया कि शैवाल ब्रायोफाइट होते हैं। तो देखिए इस चीज को मैंने भी समझाया था कि पादप जगत में 2 होते हैं, एक होता है, एक मैंने अभी बताया क्रिप्टोगेमी और एक होता है फेनरोगेमी। अभी फेनरोगेमी पे चर्चा तो नहीं करी, लेकिन मैंने बताया था क्रिप्टोगेमी, और मैंने बताया था क्रिप्टोगेमी में 3 होते हैं। एक सबसे पहले जिन्हें कहा जाता है थैलोफाइट। बच्चों जितनी बार आप लिखेंगे और सुनेंगे उतनी जल्दी आपको चीजें याद हो जाएंगी। दूसरा होते हैं ब्रायोफाइट, और तीसरे होते हैं जिन्हें कहा जाता है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट। तो देखिएगा, सबसे पहला है शैवाल ब्रायोफाइट होते हैं नहीं। मैंने बताया था कि जो शैवाल होते हैं, शैवाल जल में उपस्थित होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लाल शैवाल, भूरे शैवाल और हरे शैवाल। एक्चुअली शैवालों को थैलोफाइट में इसलिए रखा है क्योंकि शैवालों की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो थैलस होती है, मतलब अलग से जड़, तने और पत्तियों में आप उनको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए शैवालों को ब्रायोफाइट में नहीं रखते। ब्रायोफाइट में और थैलोफाइट में थोड़ा अंतर है, वो मैं अभी बताया भी था पहले और अभी डिस्कस करता हूं एक बार और। तो शैवाल ब्रायोफाइट में नहीं आते, ये किस में आते हैं, थैलोफाइट में आते हैं। इससे पहली वाली वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो पहला वाला गलत है, शैवाल ब्रायोफाइट होते हैं नहीं, थैलोफाइट होते हैं। अगला, ब्रायोफाइट्स पादप में वैस्कुलर ऊतक उपस्थित होते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं 2, फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकंड इज फ्लोएम। तो देखिए मैंने बताया था कि जाइलम और फ्लोएम, इन्हें संवहनीय ऊतक भी कहा जाता है। ये टिश्यूज केवल उपस्थित होते हैं टेरिडोफाइट में, ना थैलोफाइट में पाए जाते हैं और ना ही ब्रायोफाइट में पाए जाते हैं। और यही कारण है कि जब जाइलम और फ्लोएम नहीं होते तो प्रॉपर तरीके से जो न्यूट्रिशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, जिसके चलते थैलोफाइट और ब्रायोफाइट छोटे ही होते हैं। हालांकि फिर भी थैलोफाइट पे कुछ शैवाल चूंकि जल में होते हैं
तो ऐसे में वो काफी बड़े हो भी जाते हैं, लेकिन ब्रायोफाइट तो फिर भी बहुत छोटे होते हैं। तो एक्चुअली ब्रायोफाइट पादप में वेस्कुलर उपस्थित होते हैं, तो ध्यान रखिएगा गलत जवाब है, ब्रायोफाइट में नहीं होते हैं, अभी पढ़ाया मैंने, टेरिडोफाइट में होते हैं, तो ये भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा, फर्न टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए अभी मैंने चर्चा आपसे की भी थी कि जैसे एजोला एक फर्न है, तो ये जितनी भी फर्न वगैरह होती हैं ये सब टेरिडोफाइट के अंतर्गत आती हैं। टेरिडोफाइट पौधे वो होते हैं जिनमें हमें अलग बिल्कुल स्पष्ट तरीके से स्टेम, रूट या लीव्स दिखाई देती हैं और उनमें वेस्कुलर टिश्यूज भी होते हैं। घर में भी आपने देखा होगा सजावट के लिए हम बहुत प्रकार के पौधे लगाते हैं, फर्न वगैरह लगाते हैं। तो फर्न किसके अंतर्गत आती है? ये आती है टेरिडोफाइट के अंतर्गत, तो ये सही है, तीसरा सही है। चौथा, लीवरवर्ट व मॉश थैलोफाइट वर्ग में आते हैं। देखिए लीवरवर्ट और मॉसेस ये टू टाइप हैं ब्रायोफाइट के, मैं भी पढ़ा चुका हूं, लीवरवर्ट और मॉस। एक्चुअली जो लीवरवर्ट है वो हॉरिजेंटल फैलती है इस प्रकार से सरफेस के, और जो मॉसेस है ये ऊर्ध्वाधर वर्टिकल ऊपर की ओर बढ़ता है। तो ये ब्रायोफाइट का भाग है, ना कि थैलोफाइट का, तो ये भी गलत है। तो केवल कितने सही हैं? तीसरा सही है। मुझे जहां तक उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब क्लियर हो चुके हैं क्रिप्टोगेमी क्या होते हैं। यहां से अगर कोई क्वेश्चन आने वाला होगा तो बस इतने से हो जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन भाई केवल सवाल से आते हैं, इतना अंदर जाके वो नहीं पूछता है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, फिर भी टेरिडोफाइट, फिर भी आप इन्हें पढ़ के रखिएगा। अब मेन जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो है हमारा फेनेरोगेमी। तो अब हमें कंप्लीट करना है फेनेरोगेमी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों फेनेरोगेमी में। और जहां तक मुझे लगता है कि सब समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके बाय। Subscribe and share Nalanda Education. Education brings real empowerment. It is the most powerful tool to change the world. Education is power. Education is light of life. Study with Nalanda Education.